स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 1.5 लाख की बात झूठी, महज 15,000 इमरजेंसी चार्ज दिया। मामला मरीज सुधीर चौहान का, ज्ञानोदय हॉस्पिटल ने रखा अपना पक्ष। कई बार शिकायत के बाद भी नहीं मिला समाधान, गले में आवेदन की माला पहनकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा किसान। बघाना थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों पर अभद्र व्यवहार का आरोप, शक्तिनगर की महिला ने एसपी को दिया शिकायती आवेदन। मनासा में प्रॉपर्टी कारोबार में 71 लाख की धोखाधड़ी का आरोप, परेशान महिला ने मुख्यमंत्री और कलेक्टर को भेजा इच्छा मृत्यु का आवेदन। पेयजल पाइपलाइन की मांग को लेकर वार्डवासियों ने कलेक्टर को दिया आवेदन, जल्द समाधान की उठाई मांग। जयसिंहपुरा में सास की भूमि पर अतिक्रमण का आरोप, चमत्कारी बालाजी सेवा समिति और ग्रामवासियों ने कलेक्टर से की कार्रवाई की मांग। हेडपंप के पास अवैध निर्माण का आरोप, ग्राम दारू के वृद्धा ने कलेक्टर से अवैध निर्माण रुकवाने की मांग की। मंदसौर में विवाद के दौरान युवक पर हमला, आरोपी तलवार से घायल कर फरार, पुलिस जांच में जुटी। ज्ञानोदय हॉस्पिटल द्वारा मरीज सुधीर चौहान का जीवन बचाने के लिए भरपूर प्रयास किए गए, लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर होने से जिंदगी नहीं बच पाई। इधर परिजनों द्वारा 1.5 लाख रुपए देने के आरोपों को हॉस्पिटल प्रबंधन ने झूठा करार दिया और सिर्फ 15,000 रुपए इमरजेंसी चार्ज देने की बात कही। ज्ञानोदय ने स्पष्ट किया कि मरीज का जीवन बचाना एकमात्र लक्ष्य होता है, पैसा कमाना नहीं, इसलिए बिना किसी शुल्क के तुरंत ऑपरेशन किया जाता है। और अब तक ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 200 से ज्यादा लोगों का जीवन बचा चुका है। 2 दिन पहले ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मरीज सुधीर चौहान पिता मनोहर लाल चौहान की मृत्यु हो गई थी। गाय के हमले से सुधीर गंभीर घायल हुआ था, जिसका इलाज पहले सरकारी अस्पताल में चला, बाद में ज्ञानोदय हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। इस संबंध में ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रदीप जैन ने बताया कि मरीज की हालत अत्यधिक गंभीर थी, वह अचेत अवस्था में था, जिसे चिकित्सा भाषा में GCS-MVM कहते हैं। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, आंखों की पुतलियां फैली हुई थी और मस्तिष्क में सूजन थी, कान से भी खून रिस रहा था। ऐसे में मरीज का जीवन बचाने के लिए परिजनों की स्वीकृति के बाद तुरंत ऑपरेशन किया गया और बाद में आईसीयू में रखा गया। अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती। मरीज के परिजनों से सिर्फ इमरजेंसी चार्ज 15,000 रुपए लिए गए, जबकि 2.5 लाख का ऑपरेशन अस्पताल प्रबंधन के खर्चे पर किया गया। डॉक्टर प्रदीप जैन ने कहा कि परिजन जो आरोप लगा रहे हैं वे झूठे हैं। अस्पताल में सारी स्थितियों से रूबरू होने के बाद वे डेड बॉडी लेकर गए और 15,000 रुपए के अलावा कोई राशि नहीं दी। ज्ञानोदय के डॉक्टर प्रदीप जैन ने कहा कि मरीज के परिजनों को सभी स्थितियों से बताने के बाद ही ऑपरेशन किया गया। 1.5 लाख रुपए नहीं दिए। अगर परिजन ऐसे आरोप लगा रहे हैं तो सबूत दे, रसीद या कुछ तो होगा। अस्पताल में हर खर्च की रसीद दी जाती है। परिजनों के झूठे आरोप है। ज्ञानोदय के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रदीप जैन ने कहा कि मरीज के आने के बाद पहला लक्ष्य उसका जीवन बचाना होता है। अस्पताल प्रबंधन अपने खर्चे पर ऑपरेशन करता है। 3 दिन बाद आयुष्मान पंजीयन होता है और उसके बाद मालूम पड़ता है कि बीमारी कवर्ड हो रही है या नहीं। सुधीर का पहले ऑपरेशन किया गया, बाद में आयुष्मान पंजीयन किया गया। परिजनों का कहना है कि लापरवाही करी इलाज में और आयुष्मान कार्ड लगाने को 1.5 लाख रुपये लिया गया और मृत्यु के बाद ही 50,000 रुपये मांगे गए। किस तरह का मामला था, क्या है पूरा घटनाक्रम? मरीज सुधीर को लगभग 9:38 पर ज्ञानोदय हॉस्पिटल में पूर्व प्राथमिक उपचार के बाद यहाँ लाया गया था और मरीज की स्थिति कहीं और आगे ले जाने लायक भी नहीं थी। वो ये तय था कि वो अगर यहाँ से कुछ किलोमीटर पे भी जाता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। तो ये सारी स्थिति मरीज की परिजनों को अच्छी तरह से स्पष्ट बताई गई। आवश्यक ब्लड व्यवस्था भी हमारे द्वारा सहयोग से हमने रेड क्रॉस से की गई। सारी व्यवस्था बैठाने के बाद उनको पूरी चीज़ें क्लियर कर दी गई थी कि बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 1% उम्मीद है तो हम इसकी सर्जरी करके उसको हम बचा सकते हैं, जो कि हर हाल में ली जाना चाहिए और ली गई। उनके परिजनों को सब चीज़ें स्पष्ट बता दी गई थी। 2 तारीख को रात में ही उसका तुरंत क्रेनियोटॉमी सर्जरी हमें डॉक्टर महेश जी द्वारा की गई। तुरंत उसको ऑपरेट करने के बाद में उसको कोशिश करके तुरंत स्टेबल करके आईसीयू में शिफ्ट किया गया और उसकी स्थिति जो GCS था वो E1 V1 M1 था, जो कि स्कोर ये बताता है कि पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल है और बचाने लायक नहीं है। लेकिन लास्ट मोमेंट तक हमारे सारे चिकित्सक, हमारी पूरी आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था है, उसको बचाने के लिए लास्ट मोमेंट तक लगी रही। उनके परिजनों द्वारा जो भी आरोप लगाए गए कि हमसे पैसे मांगे गए और ऐसा कुछ किया गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
ये पूर्णतः निराधार है। निश्चित रूप से ऐसी कोई भी आरोप लगाने के पहले ये सोचना चाहिए क्या ये घटना किसी और को ये सेवाएं लेने से रोकेगी तो नहीं, अगले किसी और का नुकसान तो नहीं कर रहे कि संस्थान के प्रबंधक जो दिल खोल के इस काम पे लगे रहते हैं कि मृत्यु किसी भी कीमत में रोकना है, न कि पैसे के लिए अपने को सेवा करना है। पहले प्राथमिकता के रूप में हमारा जो प्रबंधक जो भी है प्रबंधन अभिनव जी चौरसिया, उनका स्पष्ट बयान है, हम लोगों को पूरा सपोर्ट है कि पहले मरीज की जान बचाओ, देन आगे अपन डिसाइड करेंगे कि उसका आयुष्मान लगेगा नहीं लगेगा। मरीज का आयुष्मान भी अगले 3 तारीख के दिन लगाया गया, वो भी 6:48 शाम को, जबकि उसकी ऑपरेशन हमने 2 तारीख की रात में ऑपरेशन कर दिया, सारा ट्रीटमेंट कर दिया। उसके बावजूद भी कुछ उसके प्राथमिक उपचार के नाम पे शायद उसने 10-15 हज़ार रुपये कुछ जमा कराए होंगे, जबकि यही सर्जरी अगर हम इंदौर अहमदाबाद कराते हैं तो 5 लाख 10 लाख रुपए से इस कम में ये सर्जरी नहीं होती है। तो ये सारी व्यवस्था है जो भी इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारे से मृत्यु के बाद भी उनसे पैसे मांगे गए। 4:35 पे उसकी अंतिम सांसें उसने ली, तब मैं वहाँ आया हॉस्पिटल। मैंने उनको कहा कि अपने को कोई इनसे कोई पेमेंट अपने को लेना नहीं, अपन ने आयुष्मान लगा दिया इनका, और मैंने कहा इनको जाने देना। वो जो 1.5 लाख रुपए का आरोप लगा रहे हैं उस पर क्या करें? अगर उनके पास कोई सबूत है वो तो पेश करें कि हमने पैसे दिए हैं, 1.5 लाख छोड़ के 50,000 भी दिए हों तो वो सबूत पेश करें। रेफर रैकेट के झूठे आरोप ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर लगाए जा रहे हैं, जबकि वे इस मामले में सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि जीवन बचाने के लिए मरीज को उस क्षेत्र के नजदीकी हॉस्पिटल में भेजा जाए जहां उससे संबंधित स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद हो। सरकार द्वारा पीएम राहत योजना भी शुरू की गई है, जिसमें भी यही नियम है। इवन हमने 55,000 की उस दौरान फार्मेसी लगाई है दवाइयाँ। मरीज का ये कहना है कि आयुष्मान कार्ड लगाने के बाद भी 1.5 लाख रुपये लगेगा, उसकी उनको रसीद दी गई, उसके बाद जब मरीज की मौत हो गई उसके बाद 50,000 रुपये और मांगे। उनको अगर कोई भी रिकॉर्डिंग है उनके पास या कैमरे की रिकॉर्डिंग है, पल पल की हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, हम उनको कैमरे चेक करवा के बता सकते हैं कि हमारे अस्पताल ने उनसे क्या लिया। जी अच्छा, एक और ये एलिगेशन लग रहा है कि अपन जैसे वो कह रहे हैं कि रेफर को लेकर एक वो चलता सिंडिकेट वहाँ के जिला चिकित्सालय में आपके कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो वहाँ के मरीजों को यहाँ रेफर कराते हैं। हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल से मिली भगत की बात भी सामने आ रही है। देखिए सर, ये छोटी सोच छोटी पसंद वाली बात हो गई। हमारा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी खुद बड़ी सोच लेके चल रहे हैं कि भाई अपने को पहले जान बचाना है। हमारा एन्यूअल RTA डेथ रेट मतलब लगभग 5 से 6 लाख रुपए पर डे है, मतलब पर ईयर है। 5 से 6 लाख मृत्यु को दर को अपने को रोकना है। तो उनने ये स्पष्ट किया अभी उन्हें प्रधानमंत्री राहत योजना करके कि भाई आपको जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है उसको सबसे पहले आपको कांटेक्ट करना है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल नीमच है, वो भी बाध्य है कि वो आपके पास में जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है उसमें उस मरीज को भेजे और मरीज की जान बचाए। वो कोई मैटर नहीं है कि आपने उसको रेफर किया, उसको रेफर करना है आपकी लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी उसकी जान बचाना है, न कि ये कि आपने उसको प्राइवेट में क्यों भेजा। भेजना है उसको, आपको हर हाल में भेजना है, और यही अभी मोटो है प्रधानमंत्री जी का, और हमारा भी यही कि पहले यहाँ भेजा जाए, उसकी जान बचाई जाए, बाकी चीजों पर बाद में डिस्कस किया जाए। हमेशा एक बात और सामने आती है कि कहीं ना कहीं आयुष्मान को लेकर हॉस्पिटल के आरोप लगते रहे, पूर्व में भी कई प्रकार के आरोप है कि आयुष्मान में जब मरीज का इलाज होता है तो आयुष्मान के हवाले से उस पर पैसे लिए जाते हैं, आयुष्मान में इलाज भी किया जाता है, लेकिन मरीज से पैसे वाली बात आती है। पूर्व में से घटना हुई जो कहीं ना कहीं आयुष्मान के इलाज के नाम पे पैसे ले गए। देखो, आयुष्मान कोड बेस्ड सिस्टम है, नॉट ए ओपन सिस्टम जिसमें आप हर बीमारी हर चीज को आयुष्मान में कवर कर लो, ऐसा गवर्नमेंट भी नहीं कहती है। हर चीज का एक लिमिटेड कोड है, हर चीज की एक लिमिटेशन है कि उसको किस क्वालिटी का मटेरियल यूज करना है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपको डिफरेंस में कुछ भी अच्छा चीज लगाना है या अगर उसको आपको प्राइवेट फैसिलिटी लेना है, प्राइवेट रूम लेना है, सूट रूम लेना है, तो वो आप लेने के हकदार है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो पेशेंट है वो क्या चाहता है, तो आप वो पैसा आयुष्मान से कवर करें, बाकी उसकी अगर फैसिलिटी वो लेता है तो उसका पेमेंट वो दे या ले। हायर एंड एंटीबायोटिक्स, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स गवर्नमेंट खुद भी नहीं कवर करती है। बहुत सारे कोड में वो मानती है पेरेंटल कोड लाओ, उस पेरेंटल कोड में वो दवाई नहीं आती है, या आपको बहुत सारी जगह एल्ब्यूमिन इंजेक्शन कवर नहीं होता है, पेशेंट को एल्ब्यूमिन लगाना कंपलसरी है, उस पेरेंटल कोड में वो एल्ब्यूमिन इंजेक्शन नहीं आ रहा, 6,500 का आता है। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल या कोई भी हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, बड़े बड़े जो भी हॉस्पिटल्स है, वो भी उस पेशेंट को बोलते हैं भाई इस कोड में ये दवाई नहीं आ रही है तो आपको लाना है। तो वो उसमें तो ये तो गवर्नमेंट का खुद का रूल्स है
इस मैटर में हमने खुद ने भोपाल में कांटेक्ट किया था, हम खुद भी गए सीईओ से मिले, बताया भी उनको इन सारी चीज़ों को। भाई ये देखो, लोगों में कंफ्यूजन होता है कि आयुष्मान लग गया मतलब सारी सुविधाएं देना है, पर वो उसकी बाध्यता है, उसकी कुछ लिमिटेशन है। जनरल वार्ड के लिए अलाउ है, मतलब उनके हिसाब से आपको बहुत सारी फैसिलिटी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि 99-100% हम उसको गवर्नमेंट योजनाओं का लाभ दें। वो निरंतर हम लाभ दे रहे हैं, वो लेकिन कंफ्यूजन कहीं पे भी लोगों को होता है, वो क्रिएट करते हैं। अच्छा, अभी जो मरीज जो आया था उसका लगभग कितना खर्च हो गया अपने हॉस्पिटल में? वो 1.5 लाख का आरोप लगा रहे हैं। हमारे देखो गवर्नमेंट, हमने उससे कोई पैसा नहीं लिया, प्रारंभिक उसका आयुष्मान नहीं लगा था, तो भी उसका क्रेनियोटॉमी हुआ जो कि नॉर्मली 2.5-3 लाख रुपए की सर्जरी है। अच्छा। वो विदाउट कोई पेमेंट लिए रातों रात सर्जरी हुई, सारा ट्रीटमेंट हुआ, कर दिया। आयुष्मान तो अगले दिन लगाया 3 तारीख को, 2 तारीख को ये सब कुछ हो चुका था, उससे कोई पैसा अपने लिया नहीं। क्लेम से पहले ऑपरेशन हो चुका था। क्लेम तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, क्लेम की बात दूर की बात है। रजिस्ट्रेशन भी 3 तारीख को हुआ है, 2 तारीख को हम सारा कुछ कर चुके थे उसका। तो लगभग कितना 15,000 रुपये उसका लगा है। उसका प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, प्राइमरी जो भी अपन मान लेते हैं, तो वो खुद भी कहती है कभी हम लोग को कोई आया है, मान लो उसको आयुष्मान नहीं है, वो प्रोवाइड नहीं कर रहा डॉक्यूमेंट, तो अभी कोई भी हॉस्पिटल होता है तो थोड़ा बहुत सुरक्षा निधि देता है, चाहे वो अगर क्लेम होता है तो वो कभी जरूरत पड़ने पर रिफंड भी कर देते हैं। इमरजेंसी चार्जेस है, तो फिर जो कुछ चार्जेस नहीं होती है, आयुष्मान मान लो 1 सीटी हो गई, मान लो 3 सीटी करना पड़ गई, 4 सीटी करना हुई, तो आयुष्मान 1 सीटी का पैसा देता है। अभी जो ये मरीज आया था, जिस प्रकार से क्रिटिकल में आया था, जो डॉक्टर था गिरो, तो क्या जिला चिकित्सालय में या नीमच में से वो डॉक्टर हैं? अगर इस तरह के कोई भी डॉक्टर अपने आसपास कैसी होती है उसकी? इसका आप जो बता रहे हैं कि ब्रेन से संबंधित? बिल्कुल सर, ये ब्रेन की एक बहुत बड़ी सर्जरी होती है जो क्रिटिकल होती है, और उसमें टाइम लिमिट होती है कि आपको एज अर्ली आप उसका ब्लड वहाँ से हटा दें, जो अंदर प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो तुरंत रिलीव कर दें, तो उसको बचाने के चांस बनते हैं। तो वो क्रिटिकल सर्जरी है और वो तुरंत की जाना चाहिए, उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं रहता है कि अपन 4 घंटे 6 घंटे ट्रेवल करके उसको बचाने की कोशिश करें, वो संभव नहीं है। तो ये व्यवस्था है जब ज्ञानोदय में दी जा रही है, तो बजाय इसके कि अपन इनको सपोर्ट करें, इस संस्थान को सपोर्ट करें, इन सुविधाओं को सपोर्ट करें, आगे बढ़ाने में मदद करें, कि ताकि लोगों की राह चलते रोड पे मृत्यु नहीं हो। जो एक्सीडेंट पहले उदयपुर पहुंचते मंगलवार में मेरे दोस्त की, जो खास दोस्त था मनीष जैन, उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसका दर्द आज तक है क्योंकि वो यहाँ सुविधा नहीं थी। अगर वो यहाँ सुविधा होती तो हो सकता है कि उस टाइम वो बच जाता। मंगलवार चौराहे से उदयपुर पहुंचा, हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले मर गया। तो इस तरह की जो घटनाएं होती, कई जाने, कम से कम 100 जाने, यहाँ लगभग हमारे पास हिसाब होगा 80-90 हमने लोगों की लाइफ सेव की है यहाँ पे, इस तरह क्रिटिकल सर्जरी करके। और वैसे देखो, जहाँ न्यूरो सर्जरी में परसेंटेज आप सक्सेस रेट बहुत कम होती है, लेकिन जिस तरह से लास्ट में हमारे यहाँ जो सक्सेस रेट निकली वो बहुत आश्चर्यजनक है। जो हमने अपने पास ही जिले में क्या और अपने यहाँ रतलाम में भी न्यूरो सर्जन नहीं है। आप अगर आप जाएंगे मेडिकल कॉलेज रतलाम में, तो ये सुविधा रतलाम मेडिकल कॉलेज में भी नहीं है। तो इसके लिए आपको कम से कम 180 किलोमीटर उदयपुर जाना पड़ता है। तो क्या उतना समय मरीज के पास होता है कि उस समय उसकी जान बचाई जा सके? तो अपने को ये सोचना चाहिए कि जो प्रारंभिक, जो नियर बाय डेजिग्नेटेड जो सुविधाएं इस अस्पताल में है, वो एटपार अहमदाबाद लेवल की है। ऐसा नहीं है कि अपन नीमच में बैठे तो अपने पास सुविधाएं कहीं से कोई लोअर क्लास की। हमारा जो आईसीयू, ओटी स्टाफ, जो सारी चीजें हैं, वो एटपार अहमदाबाद के इक्वल ही है, उससे कम नहीं है। एक अंतिम सवाल, ज्ञानोदय पे हमेशा आरोप तब लगते हैं, आयुष्मान को लेकर कई बार आरोप लगते हैं, जब कोई मरीज आयुष्मान में इलाज कराना आता है तो किस तरह की सुविधा दी जाती है, और हॉस्पिटल में लगातार इस प्रकार की सुविधा है, लेकिन फिर भी आरोपों के घेरों में क्या रहता है? देखो, आयुष्मान योजना के बारे में लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई 5 लाख का कार्ड है, इसका मतलब है मेरी 5 लाख की तो सारी सुविधाएं इसके अंतर्गत आ जाती है। ये कोड सिस्टम है, मैंने आपको बताया, गायनिक के कोड नहीं है, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर के कोड नहीं है, सारी गवर्नमेंट रिजर्व है। खून अगर कम हो गया, एनीमिया है, उसका कोड नहीं है, डायबिटीज है, उसका कोड नहीं है। तो बहुत सारी बीमारियों को कोई कोड ही नहीं है। आपको मोती झरा जो इंटरिक फीवर कहते हैं, उसका कोड नहीं है। तो ये कोड नहीं है, उनका उपचार आप नहीं कर सकते आयुष्मान के अंतर्गत। तो गवर्नमेंट ने उनको बाहर ही कर रखा है इन सब चीजों से। तो अब आदमी आता है, मेरे पास आयुष्मान कार्ड है, आप आयुष्मान नहीं लगा रहे हो, भाई उसमें वो कोड में आ ही नहीं रहा ना। आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी नहीं कर सकते आयुष्मान में, डिलीवरी नहीं है, आपके पास LSCS नहीं है, वो सारी चीजें नहीं है। खाली ओनली क्रिटिकल केयर, क्रिटिकल LSCS है, जो सर्जरी वो बहुत क्रिटिकल हो तो आप कर सकते हो। तो वो सारी चीजें हैं जो एक धीरे धीरे अभी पब्लिक को ये समझ में नहीं आ रही कि भाई आयुष्मान आ गया, 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए दे दो, हमारे खाते में पड़े हुए आप निकाल लो।
तो वो नहीं है। सिस्टम ये है कि कोड है, बहुत सारी बीमारियां इसमें कवर नहीं होती है, उसका लिमिटेड कोड का हर चीज का लिमिटेशन है, और एक एलोस है, उसका टाइम पीरियड है कि इतने दिन तक इस मरीज को यहाँ इस बीमारी में आप रख सकते हो, उस ये चीज है। मतलब इसमें केवल हार्ट न्यूरो से जो गंभीर बीमारियां हैं लगभग बीमारियां सारी कवर होती है अपने आप पे। कुछ नहीं है, कुछ बीमारियां जो मैंने आपको अभी बताई है उसके लिए आवाज उठाते हैं। क्या शुभ नाम आपका? डॉक्टर प्रदीप जैन, ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी, यहाँ का मेडिकल सुपरिटेंडेंट, और आयुष्मान हेड भी मैं हूँ। तो इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से अवगत और आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और अब ठीक समस्या का समाधान नहीं होने से परेशान एक किसान ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय की जन सुनवाई में अनोखे तरीके से विरोध जताया। जीरन तहसील के ग्राम जोरन निवासी नरेंद्र कुमार पाटीदार ने गले में अपने आवेदनों की माला पहनकर पहुंचे और प्रशासन से रास्ता खुलवाने की मांग की। नीमच कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान एक किसान अनोखे अंदाज में अपनी समस्या लेकर पहुंचा। जीरन तहसील के ग्राम जोरन निवासी नरेंद्र कुमार पाटीदार गले में अपने आवेदनों और दस्तावेजों की माला पहनकर अधिकारियों के सामने न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। नरेंद्र पाटीदार ने बताया कि उन्होंने अपनी निजी जमीन तक आने जाने के लिए रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर राजस्व विभाग में आवेदन दिया था। इस मामले में जीरन तहसील द्वारा 15 सितंबर 2024 को आदेश भी जारी किया गया, जिसमें राजस्व निरीक्षक को रास्ता खुलवाने के निर्देश दिए गए थे। किसान का आरोप है कि आदेश जारी होने के बाद भी अब तक रास्ता नहीं खुलवाया गया है। शासकीय जमीन होकर उनकी जमीन तक आने जाने वाला रास्ता कुछ लोगों ने बंद कर दिया है, जिससे उन्हें अपनी ही जमीन तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। कई बार आवेदन और शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने पर किसान ने जन सुनवाई में इस तरह विरोध दर्ज कराया और प्रशासन से जल्द कार्यवाही कर रास्ता खुलवाने की मांग की है। आप आज ज्ञापनों की माला पहनकर के आए, आपने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है, क्या है मामला पूरा? भाई मेरा रास्ता साक्षी जमीन पे न था और मैंने तहसील में आवेदन भी लगाया और उसका आदेश भी तहसीलदार साहब ने मेरे पक्ष में कर दिया और विपक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद में भी मतलब 12 महीने हो गए, 12 क्या 1.5 साल हो गए। 18/9/2024 का आदेश हुआ और उस पर अभी तक कोई पालन नहीं हुआ। तहसीलदार साहब को, गिरदार साहब को जाके और मेरा नाम और मेरा काम पूरा याद दिला दिया। उनके मुंह पे जाता हूँ, सामने खड़ा होता हूँ, वो कहते हैं कि वह पाटिल जी आपका काम करते हैं, न वो हिलते ही नहीं वहां से। आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं कि मेरा न्याय चाहिए, मेरा रास्ता खुलना चाहिए। बाकी अभी तक कोई नहीं। नगर पंचायत ने मेरी जमीन के अंदर लाइन भी काट दी। वहां जाओ तो क्या कोर्ट में जाओ, फलाना करो, टिको करो, कोई सुनने वाला ही नहीं है यहाँ। जन सुनवाई में पहले मैंने आवेदन दिया, उसकी भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं होने पर आज आप किस प्रकार विरोध प्रदर्शन करते हुए आए? हाँ तो विरोध करना पड़ा, नहीं तो बाकी माला वगैरह पहनी थी? तो माना पहले जो कागज थे वो सब यहीं के हैं, तहसील के आदेश के हैं, और जन सुनवाई में कागज दिए वो भी हैं और सब है। आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र कुमार पाटीदार, मेरा जीरन। नीमच में एक महिला ने पुलिस अध्यक्ष को शिकायत देकर भगाना थाना प्रभारी और कुछ पुलिस कर्मियों पर अभद्र व्यवहार, झूठे मामले में फंसाने की धमकी और मोबाइल फोन जब्त करने का आरोप लगाया है। महिला ने मामले की जांच की मांग की है। नीमच शहर की एक महिला ने पुलिस अध्यक्ष को लिखित शिकायत देकर भगाना थाना प्रभारी राधेश्याम डांगी और कुछ पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि 2 मार्च को थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मी उसके साथ अभद्र और अपमानजनक व्यवहार करने लगे और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी। महिला ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उसका मोबाइल फोन भी जबरन जब्त कर लिया, जिससे उसकी गोपनीयता का उल्लंघन हुआ है। महिला के अनुसार इस दौरान उसकी 70 वर्षीय माता को भी बिना कारण धमकाया गया और विरोध करने पर धक्कामुक्की की गई, जिससे हाथ में सूजन आ गई। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा खाली कागजों पर हस्ताक्षर और 181 पर की गई शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया। महिला ने मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही की मांग की है। मेरा नाम रेखा जोशी है, मैं शक्तिनगर बगाना से आई हूँ। बगाना थाना पे कुछ समय पहले मैं 181 पे शिकायत करने के बाद तो वहाँ से बुलाया गया था और कहा था आपकी कायमी कर देंगे, आप आ जाइए। और हम वहाँ पर गए थे और जैसे ही हम वहाँ पर जाते हैं तो कायमी उन्होंने की नहीं, अभद्र व्यवहार किया और हमें गालियां बकने लगे, बोले झूठी रिपोर्ट में आपको फंसा देंगे। और मेरा फोन जबरन मुझसे जब्त कर लिया गया। मेरी 70 वर्ष की माता को भी बहुत अपमान सहना पड़ा और हमें बंद करने लगे थाने में बिना किसी कारण से। और ऐसे करके यही सर राधेश्याम डांगी से हमें बहुत परेशान करने लगे। हम जैसे तैसे वहाँ से एसपी सर के पास पहुंचे और एसपी सर को हमने बताया, हमारे हाथ में सूजन आ चुकी थी।
वहाँ से हमको खींचातानी करने लगे थे और अंदर बंद करने की धमकियां देने लगे और बोलने लगे कि पुलिस से पंगा लेना यानी बहुत ही गलत कर रहे हो आप, पुलिस से पंगा मत लो, हमसे मत लो, और 181 पे आपने शिकायत क्यों की, एसपी सर को आवेदन क्यों दिया, ये चीज हमको कहने लगे और हमें बहुत परेशान करने लगे। क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं हमें इस चीज के लिए न्याय दिलाया जाए और उनको बताया जाए कि आगे से किसी भी लेडीज के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। किस बात की शिकायत लेकर गए थे आप? हमने 181 पे शिकायत की थी, हम कोई लड़ाई झगड़े वाला मैटर था तो उसमें 181 में शिकायत की थी, उन्होंने रिपोर्ट और मेडिकल नहीं करवाया था। अब उसके बाद शिकायत की कई टाइम बाद उनका फोन आया और उन्होंने हमें बुलाया, आए दिन हमें परेशान करने लगे, घर आके परेशान करते थे और फोन पर भी बोलते थे कि आप आ जाओ, अच्छे से बुला के हमको प्यार से फोन पर बुला लिया और वहाँ जाने के बाद में इस तरीके का व्यवहार किया उन्होंने। और कहाँ का आवेदन दिया? मैंने एसपी सर को आवेदन दिया है और अभी आज जन सुनवाई में कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा जोशी। नीमच जिले के मनासा की रहने वाली शाजिदा बी ने मुख्यमंत्री और कलेक्टर को आवेदन देकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। महिला ने आरोप लगाया है कि उनके पति के साथ प्रॉपर्टी के कारोबार में लाखों रुपए की धोखाधड़ी हुई, जिससे पूरा परिवार संकट में आ गया है। नीमच जिले के मनासा की रहने वाली शाजिदा बी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री और कलेक्टर को आवेदन देकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। आवेदन में उन्होंने बताया है कि उनके पति मोहिद्दीन मंसूरी के साथ प्रॉपर्टी के काम में जुड़े कुछ लोगों ने कॉलोनी में हिस्सेदारी के नाम पर करीब 41,40,000 रुपए की धोखाधड़ी की। शाजिदा बी के अनुसार उनके पति ने अपने पिता के 2 प्लॉट और खुद का मकान बेचकर यह राशि दी थी, लेकिन बाद में आरोपियों ने पैसा लौटाने में टालमटोल शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि आर्थिक और मानसिक दबाव के चलते उनके पति ने फरवरी में जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास भी किया था। परिवार का आरोप है कि पुलिस भी उचित कार्यवाही नहीं कर रही है। महिला ने पूरे मामले में न्याय दिलाने और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। इच्छा मृत्यु का आवेदन दिया है। मैं मनासा का रहने वाला हूँ। मेरे ही साथी 20 साल की यारी दोस्ती में मेरी 41,40,000 की प्रॉपर्टी उसे लेती, जिसमें 10% सेल उसका था, 3% मेरा था, जिसमें उसने 2 साल पहले सारे प्लाट उसके एवज में 4 प्लाट लेके आया और 4 ही प्लाट की रजिस्ट्री करा दी और मेरे को 2 से 2.5 लाख रुपये कुल दिए और 41,40,000 रुपये मूल रकम मेरी खा गया। और आज तक मैंने थाने के अंदर आवेदन किया, एसपी कार्यालय में आवेदन किया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके लिए मैं कलेक्टर ऑफिस आया हूँ अपनी इच्छा मृत्यु का आवेदन करने के लिए। क्या नाम आपका? बच्चे हैं अभी आप साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला? साहब सर से मिला, उन्होंने बस वो विधि पकड़ने का आवेदन लिया है। क्या नाम आप? मेरे को कोर्ट जाने की कहा है। क्या नाम आपका? मेरा मोहिद्दीन मंसूरी। नीमच के वार्ड नंबर 1 के निवासियों ने जिला कलेक्टर को आवेदन देकर मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन न होने की समस्या बताई है। उन्होंने नगरपालिका से तत्काल पाइपलाइन लगाने की मांग की है। शहर के वार्ड क्रमांक 1 के रहवासियों ने पेयजल समस्या को लेकर कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देकर पाइपलाइन की मांग की है। मोहल्ले के प्रथमवीर राजदीप सिंह सहित अन्य रहवासियों का कहना है कि क्षेत्र में आज तक पेयजल पाइपलाइन की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके कारण लोगों को पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। वहीं राजेश बैरागी ने कहा कि मजबूरी में लोग ट्यूबवेल और कुओं का पानी पीने को मजबूर है, जिससे जनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है और मोहल्ले के 2 बच्चे भी बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। रहवासियों का कहना है कि इस समस्या को लेकर पहले भी कई बार नगरपालिका को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। वार्डवासियों ने प्रशासन से जल्द पाइपलाइन बिछाकर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने की मांग की है। क्या मामला आप लोग? नीमच वार्ड नंबर 1 से राजेश बैरागी समस्त कॉलोनी वासी यहाँ पे एक आवेदन देने के लिए आए कि कई वर्षों से कॉलोनी वासी पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है। आसपास के हेडपंप से कुओं से पानी की व्यवस्था करके बड़ी मुश्किल से पानी पीने की व्यवस्था करते हैं। नहाने धोने के लिए टैंकर मंगाना पड़ता है और उसी ट्यूबवेल के पानी से सभी को GBS की बीमारी हो रही है। और हमने इसके लिए पहले भी कलेक्टर साहब को अवगत कराया। कलेक्टर साहब स्वयं वहाँ आके गए हैं, CMO मैडम वहाँ आ चुके हैं। पानी की समस्या वास्तव में है, पानी बहुत गंदा आ रहा है। हमने कई बार बोला है पाइपलाइन डाल दिया जाए, तो इसी विषय में हम यहाँ पे पाइपलाइन के लिए नगर पालिका को अवगत कराने के लिए कलेक्टर महोदय के माध्यम से आए। पहले भी कई बार आवेदन दिए गए हैं। हाँ, 3-4 बार पहले भी आवेदन दिया, पहले भी कई बार आवेदन दे चुके। हाँ करवाएंगे, अब करवाएंगे, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। सुनवाई नहीं हो पा रही, इसी कारण हमने ये आज आवेदन आपने जन सुनवाई में आवेदन दिया, जन क्या सुनवाई कहना में है साहब लोगों का? साफ लोगों का कहना है कि आपका तुरंत काम किया जाएगा। हम मंदिर हाँ, को भेज कितनी रहे हैं। आबादी है लगभग वार्ड में? लगभग 500 की आबादी। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है बिल्कुल? बिल्कुल नहीं, क्या कोई चाहते पानी हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? पानी की व्यवस्था हो जाए, पाइपलाइन लग जाए, हमारे स्वच्छ नगर पानी पालिका मिले। से स्वच्छ पानी मिल क्या जाए। नाम है? राजेश बैरागी।
नीमच जिले के ग्राम जैसिनपुरा नई आबादी में श्री चमत्कारी बालाजी सेठ समिति और ग्रामवासियों ने कलेक्टर को आवेदन दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर कई जगह कच्चा पक्का निर्माण कर रखा है और क्षेत्रीय विधायक द्वारा स्वीकृत मांगली भवन निर्माण में भी बाधा डाल रहे हैं। नीमच जिले के ग्राम जैसिनपुरा नई आबादी में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की है। श्री चमत्कारी बालाजी सेवा समिति एवं समस्त ग्रामवासियों की ओर से दिए गए आवेदन में आरोप लगाया गया है कि नानूराम जाटव, प्रेमबाई जाटव और उनके पुत्र पारस जाटव द्वारा शासकीय भूमि पर 7 से 8 स्थानों पर अवैध कब्जा कर कच्चा पक्का निर्माण कर लिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त भूमि पर क्षेत्रीय विधायक द्वारा करीब 15 लाख रुपए की लागत से मांगली भवन निर्माण स्वीकृत किया गया था, लेकिन आरोपियों ने तार फेंसिंग तोड़कर दोबारा कब्जा कर लिया और निर्माण सामग्री भी वहां खाली नहीं होने दी। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि विरोध करने पर आरोपी गाली गलौज और झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द कार्यवाही कर शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग की है। लेकर आए हैं, क्या कहना है आप? ये जैसिनपुरा नई आबादी का जहाँ पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। प्रशासन के 2-3 बार हटाने के बाद भी कब्जा वापस कर लिया है। जिसमें ड्रोन पास हुआ था वहाँ पर भी कब्जा करके आदमी वहीं रह रहा है और कोई कुछ कहता है तो एट्रोसिटी की धमकी देकर झूठी रिपोर्टें करता है। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? काका मामला है ये लोग हैं जैसिनपुरा के निवासी है। क्या नाम है? नानूराम जाटव, उसका पुत्र है पारस जाटव जो और उसकी लड़की जो कि पूर्व में लड़की लेके भाग गया था। अभी नाम उसने चेंज कर रखा है, राजकुमार जाटव कर रखा है। हमारे नाम की भी कई रिपोर्टें कर रखी है। गांव में कम से कम 10 लोगों की रिपोर्टें कर रही है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि जो सरकार ने एक बार जो इससे अतिक्रमण हटवा दिया था, 2 बार हटवा दिया, उसके बाद भी ये वहीं पर कब्जा करके रह रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बिलाज सिंह। नीमच जिले के ग्राम दारू तहसील के जमनालाल पुरोहित ने कलेक्टर कार्यालय में शिकायत पेश की है। उन्होंने बताया कि उनके और आसपास के लोगों के लिए उपयोगी हैंडपंप के पास शंभूलाल और उसके पुत्र द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने सुरक्षा की व्यवस्था और अवैध निर्माण को रोकने की मांग की है। नीमच जिले के ग्राम दारू निवासी वृद्ध जमनालाल पुरोहित ने कलेक्टर कार्यालय में शिकायत देकर हैंडपंप के पास हो रहे अवैध निर्माण को रोकने की मांग की है। उन्होंने बताया कि उनके घर के पास करीब 20 वर्षों से शासकीय हैंडपंप लगा हुआ है, जिससे वे और आसपास के लोग पानी पीने सहित दैनिक उपयोग के लिए पानी भरते हैं। आरोप है कि गांव के शंभूलाल पुरोहित द्वारा हैंडपंप के पास शौचालय स्नान घर का अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिससे पानी दूषित होने का खतरा है। जमनालाल ने बताया कि वे लगभग 1 साल से इस मामले में आवेदन दे रहे हैं और अब तक 108 बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने बताया कि उनका 109वां आवेदन है और प्रशासन से जल्द कार्यवाही कर अवैध निर्माण रुकवाने तथा सुरक्षा देने की मांग की है। 108 बार आ चुका हूँ, साल भर हो गया। हैंडपंप के ऊपर मतलब लेटरिन बाथरूम बना रखा है, यही मेरे को तकलीफ है। मरते मरते मैं इस काम को करना चाहता हूँ पर हो नहीं रहा है। 1 साल भर से ज्यादा हो गया और आते आते 108 बार ये आ चुका हूँ कलेक्टर साहब के पास। शासन है या क्या है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। दुखदाई है क्या? अनुशासन लिख रखा है। शासकीय जमीन पे हो रहा है क्या ये? शासकीय जमीन पे हैंडपंप लगा रखा है। हाँ, और उसपे कौन बना रहा है? पानी उसके अंदर अभी पानी आ रहा है इस वक्त में, गर्मी में पानी आता है। उसके ऊपर जूते चप्पल फटे पुराने मतलब कपड़े, बर्तन फूटे टूटे मट्टी के बर्तन वगैरह डाल रखे। और वहां जाकर के आप देखो, अगर गलत हो 500 रुपए दूं मैं। किसने बना रखा है शौचालय? वो हमारा भाई बंद है, वो मतलब दादागिरी लगाता है। सरपंच से मिला हुआ, वोट की वजह से सरपंच मतलब इस साजिश रच रखी है और कुछ कहता भी नहीं है उसको। क्या चाहते हो आप? तहसीलदार साहब आया और चले गए, सरपंच से मिल करके। इंजीनियर साहब आया, देख करके चले गए। आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ वो हटना चाहिए वहां से। कितनी बार आ गए आप? 109 बार, 89 हो गया ये, 9 बार आ चुका हूँ। 109 बार रिकॉर्ड। चलिए, आपका नाम? नाम भगवान का मुझे जमनालाल कहते हैं, पुरोहित। तो यह थी आज की दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 1.5 लाख की बात झूठी, महज 15,000 इमरजेंसी चार्ज दिया। मामला मरीज सुधीर चौहान का, ज्ञानोदय हॉस्पिटल ने रखा अपना पक्ष। कई बार शिकायत के बाद भी नहीं मिला समाधान, गले में आवेदन की माला पहनकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा किसान।
बघाना थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों पर अभद्र व्यवहार का आरोप। शक्तिनगर की महिला ने एसपी को दिया शिकायती आवेदन। मनासा में प्रॉपर्टी कारोबार में 71 लाख की धोखाधड़ी का आरोप। परेशान महिला ने मुख्यमंत्री और कलेक्टर को भेजा इच्छा मृत्यु का आवेदन। पेयजल पाइपलाइन की मांग को लेकर वार्डवासियों ने कलेक्टर को दिया आवेदन। जल्द समाधान की उठाई मांग। जयसिंहपुरा में सास की भूमि पर अतिक्रमण का आरोप। चमत्कारी बालाजी सेवा समिति और ग्रामवासियों ने कलेक्टर से की कार्रवाई की मांग। हेडपंप के पास अवैध निर्माण का आरोप। ग्राम दारू के वृद्धा ने कलेक्टर से अवैध निर्माण रुकवाने की मांग की। मंदसौर में विवाद के दौरान युवक पर हमला। आरोपी तलवार से घायल कर फरार। पुलिस जांच में जुटी। तो यहाँ थी आज की दिन भर की खबरें। आइए नजर डालते हैं आज के शॉर्ट न्यूज पर। नीमच से लगे प्रतापगढ़ में एक ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली। उसके बाद प्रशासन सतर्क हो गया। कौन सा है ऑफिस आपको बताते हैं। प्रतापगढ़ में पोस्ट ऑफिस को बम से लगाने की धमकी मिली और यह मेल के द्वारा मिली। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और पोस्ट ऑफिस को खाली कराया गया। आसपास की 10 दुकानें खाली करा दी गई। मौके पर एएसपी राजेंद्र सिंह जोधा और सीआई शंभू सिंह पहुंचे। पोस्ट ऑफिस का जायजा लिया। पोस्ट ऑफिस के आसपास की सभी दुकानों को बंद करा दिया गया और रस्सी लगाकर चारों तरफ से सील कर दिया गया। आखिर यह धमकी किसके द्वारा दी गई, क्योंकि प्रतापगढ़ तो बहुत छोटा शहर है और वहां पोस्ट ऑफिस को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद मामला सुर्खियों में और अधिकारी हैरत में। कश्मीर के स्टूडेंट कहां कर रहे थे धमाल और क्यों हो रहा था हंगामा। एक स्टूडेंट ने क्यों की आत्महत्या की कोशिश, आइए आपको बताते हैं। दरअसल पूरा मामला चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ यूनिवर्सिटी का है, जहां कश्मीर से 17 स्टूडेंट नर्सिंग कर रहे थे और डिग्री नहीं मिलने के कारण इन्होंने यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन तेज कर दिया। एक छात्र ने आत्महत्या करने की कोशिश की, अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी 17 छात्रों को जेल भेज दिया गया, लेकिन जेल भेजने से पहले ये सभी छात्र फूट फूट कर रोए। उन्होंने कहा कि हमारा क्या दोष है, हमें डिग्री क्यों नहीं मिल रही है, हमारे माँ बाप रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, शासन प्रशासन हमारे साथ न्याय करे। दरअसल मेवाड़ यूनिवर्सिटी में नर्सिंग के लिए एडमिशन लेने के बाद इन छात्रों को डिग्री नहीं मिली और इसमें बड़ा खुलासा यह हुआ कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी जो कि नर्सिंग कॉलेज चला रही थी, लेकिन बीएससी नर्सिंग के लिए उसके पास कोई मान्यता नहीं है। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल आरएनसी और इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी ने मान्यता नहीं दी है। इसके बाद इन सभी छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ऐसे में ये सभी छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और मरने की स्थिति में आ गए थे और इस प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति में भूचाल आ गया। कांग्रेस के एक विधायक जो कि विजयपुर से हैं, उनकी विधायकी चली गई और उनकी जगह हारे हुए उम्मीदवार भाजपा के रामनिवास रावत विधायक घोषित कर दिए गए। प्रदेश में यह पहला मामला है जिसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। दरअसल यह फैसला सुनाया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने। ग्वालियर बेंच द्वारा सुनाए गए इस फैसले के बाद भाजपा और कांग्रेस में राजनीति तेज हो गई है। 2003 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए रामनिवास रावत तब कांग्रेस के उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा से हार गए थे। ऐसे में मंत्री बनने से चूक गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जीते हुए मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ शपथ पत्र में जानकारी छुपाने का केस हाईकोर्ट में दर्ज कराया और हाईकोर्ट में यह साबित हो गया कि कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा ने शपथ पत्र में अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी को छिपाया और इसका विवरण नहीं किया। इस पर ग्वालियर हाईकोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया और रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया। इसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति तेज हो गई। मध्य प्रदेश में यह पहली बार हुआ है। अब मुकेश मल्होत्रा को 15 दिन का समय मिला है सुप्रीम कोर्ट जाने का। सुप्रीम कोर्ट इसमें स्टे देता है या कोई राहत देता है तो ठीक है, नहीं तो रामनिवास रावत फिर विधायक बन जाएंगे और मंत्री पद की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। तो इजाजत दीजिए पूर्वा यादव को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।